फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए फिर से लेके आ गया हूं आपका स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 58 से प्रैक्टिस सेट नंबर 62 तक को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पीछे की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से आप लोग उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, स्टैटिक जीके का पोर्सन जो है सो काफ़ी ज़्यादा आपका एग्जाम में देखा जा रहा है। और खास करके जिस बुक से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है सो एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो कि अभी चल रहा है उसमें देखने को मिलेगा। तो इस लिहाजे से देखेंगे तो आपका जहाँ भी स्टैटिक जी के पूछा जाता है, खास करके आपका रेलवे में, तो उसके लिए काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। तो रेलवे एनटीपीसी की बात करेंगे, ग्रुप डी हो या फिर आने वाले दिनों में आपका आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। साथ में अगर एसएससी डिफेंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे जहाँ पे आपका जी के पूछा जाता है, तो वहाँ से जो है सो आपका काफ़ी वीडियो आपका जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है उस सभी एग्जाम्स के लिए। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और अपने शिक्षा विद आयुष को परिवार के बढ़ाने में आप लोग सभी जो है सो अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये हम लोग बिना देर किए जो है सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 58। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कथकली, एक तरफ आपको कुछ डांस फॉर्म दिख रहे होंगे और दूसरी तरफ उससे जुड़े आपको राज्य दिख रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं। कथकली की बात करेंगे तो कथकली जो है यह आपका केरल का नृत्य हो जाएगा। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का नृत्य हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो यह आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और मणिपुरी की बात करेंगे तो यह आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो प्रश्न से देखेंगे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द एमेच्योर के लेखक कौन है। ठीक है, तो द एमेच्योर के लेखक हो जाएंगे एडवर्ड क्लीन। ठीक है, कौन से पुस्तक का नाम है, तो पुस्तक का नाम है द एमेच्योर। लेखक कौन हो जाएंगे, तो एडवर्ड क्लीन इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो प्रश्न से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिससे वो स्थित हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर तुंगभद्रा की बात करेंगे तो तुंगभद्रा जो है यह आपका पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, तुंगभद्रा बांध जो है सो कहाँ पे है, यह आपका कर्नाटक में है। लोअर भवानी की बात करेंगे तो यह आपका तमिलनाडु में है। इडुक्की की बात करेंगे तो यह आपका केरल में है, पेरियार नदी पे। नागार्जुन सागर की बात करेंगे तो कृष्णा नदी पर है, यह आपका आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से देखेंगे तो प्रश्न से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थर्ड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। साथ ही दोस्तों, पीछे के वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन था कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका मध्य प्रदेश में है। और कुछ लोग हैं जो कि इसका सही उत्तर दिए हैं, जिसमें आपके अनूप बघेल जी हैं, वैभव जी हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सबों को फिर से। और आज के कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन भी आपको वीडियो के बीच में कहीं को देखने को मिलेगा, तो आप लोग उस क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, किसके आविष्कार की बात हो रही, तो सिनेमा का। तो देखिए, सिनेमा के आविष्कार की बात करेंगे तो सिनेमा का आविष्कार किया है निकोलस एवं जॉन लुमिरिये ने। ठीक है, किसने किया है, तो निकोलस एवं जॉन लुमिरिये ने सिनेमा का आविष्कार किया है। तो प्रश्न से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, अगर लिंगराज मंदिर की बात करेंगे तो काफ़ी फेमस टेम्पल है, सबों को पता भी होगा कि लिंगराज मंदिर जो है यह आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह आपका मंदिर स्थित है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है। तो फिल्म का क्या नाम है, द मेकिंग ऑफ महात्मा। तो इस फिल्म के निर्देशक आपके हो जाएंगे श्याम बेनेगल। ठीक है, श्याम बेनेगल इस फिल्म के निर्देशक हो जाएंगे। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन हो जाएंगे, श्याम बेनेगल। तो प्रश्न से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। तो देखिए, त्योहारों का नगर जो कहते हैं यह आपको मदुरई को बोलते हैं। ठीक है, किस भारतीय
शहर को बोलते हैं त्योहारों का नगर, तो त्योहारों का नगर आपको मदुरई को बोला जाता है। साथ ही अगर बात करेंगे मदुरई की, तो मदुरई आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में एक जगह है और यहाँ पर एक आपका प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो यह आपका मदुरई में है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर की बात होगी कहाँ पे है, तो मदुरई में है। अमरावती की बात करेंगे तो अमरावती जो है सो आपका आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा अमरावती। बिलासपुर की बात करेंगे तो यह आपका जो है सो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में का एक आपका जगह है। मधुबनी की बात करेंगे तो यहाँ से भी आपका कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार के मधुबनी जिला से संबंधित है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्योहारों का नगर किसको बोलते हैं, मदुरई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया के शीर्ष प्रभक्षी है, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए है, तो विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया की शीर्ष प्रभक्षी कौन है, तो देखिए वह जो हो जाएगा प्रभक्षी वह आपका ढोल हो जाएगा, ठीक है। ढोल के बारे में देख लीजिए, ढोल जो है यह आपका एक प्रकार का जंगली, ठीक है, यह एक प्रकार का जंगली कुत्ता कह सकते हैं, ठीक है। एक प्रकार का जंगली कुत्ता होता है जो कि देखने में अगर देखेंगे तो लोमड़ी टाइप का आपका जो है सो देखने को दिखेगा। तो यह जो है सो आपकी संकटापन जो है सो प्रजाति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। कौन सा लोक नृत्य की बात हो रही, तो करगम। तो देखिए करगम जो है यह आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है। करगम कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, तो यह आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाएगा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सो प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्बुद्ध हुई थी, ठीक है। तो किस चीज़ की बात हो रही है, तो कार्बन क्रेडिट की। तो देखिए कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना जो है यह आपका क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में इसकी जो है सो उत्पत्ति हुई थी। साथ में देख लीजिए आपका चारों ऑप्शन। अर्थ समिट रियो डी जेनेरो की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। कब हुआ था, तो यह आपका 1952 में, ठीक है, 1952 में यह सम्मेलन हुआ था। क्वेटा प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो यह भी आपका 1952 में सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका 1987 में एक सम्मेलन किया गया था। तीनों को देखेंगे तो तीनों जो है सो आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही सम्मेलन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह जो है सो आपका स्थित है शिमला में, ठीक है। उत्तरांचल के शिमला में यह आपका स्थित है। क्या नाम है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान। भारत के उत्तराखंड राज्य के शिमला में जो है सो आपका स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में गांवों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। किस आधार पे है, तो गांवों की संख्या को घटते हुए क्रम में, मतलब जिस राज्य में जो है सो ज़्यादा गांव है उसको पहले लिखना है। तो देखिए देखेंगे अगर घटते हुए क्रम में तो आपका सबसे ज़्यादा गाँवों की संख्या की बात करेंगे तो आपका उड़ीसा में हो जाएगा, फिर बात करेंगे तो आपका बिहार में हो जाएगा, फिर बात करेंगे तो महाराष्ट्र, और फिर ऑप्शन से देखेंगे तो राजस्थान। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। 1 4 2 3, पहले उड़ीसा, फिर बिहार, फिर आपका महाराष्ट्र और फिर राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान थे। तो देखिए 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी भारतीय टीम के कप्तान कौन हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे अजीत पाल सिंह, ठीक है। कौन हो जाएंगे, अजीत पाल सिंह, ठीक, कौन हो जाएंगे, अजीत पाल सिंह। कब, तो यह जो थे कौन थे, तो 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी टीम के भारतीय कप्तान थे, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और 1975 में इन्हीं की कप्तानी में जो सो आपका स्वर्ण पदक विश्व कप में भारत ने जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किनका नाम जुड़ा था। देखिए यूनाइटेड नेशन जो है सो आपका यह नाम जो है सो आपका दिया गया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। बात करेंगे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आपके जो है सो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और यूनाइटेड नेशन के बारे में देख लीजिए, अगर यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना आपका हुआ था 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। और देखिए 24 अक्टूबर को जो है सो आपका 24 अक्टूबर की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर को आपको मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, ठीक है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। कई बार यह प्रश्न आप सबों के बीच में आया भी है, सबों को आशा करते हैं कि याद भी हो गया होगा यह सब प्रश्न जो भी है। तो देखिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हो जाएंगे, वह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है सो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हो जाएंगे। साथ में देख लीजिए तो इनको जो है सो आपका 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इनकी किस कृति के लिए, तो गीतांजलि के लिए। ठीक है, इनकी कृति जो थी गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बाकी देख लेंगे अगर सीवी रमन के बारे में, तो सीवी रमन को आपको 1930 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, सीवी रमन की बात करेंगे तो 1930 में। हरिगोविंद खुराना की बात करेंगे तो हरिगोविंद खुराना को आपका 1968 में। ठीक है, 1968 में चिकित्सक के क्षेत्र में। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है सो आपका कब दिया गया था, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया 1998 में। 1998 में नोबेल पुरस्कार, 1999 में भारत रत्न। और इनको जो है सो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। मोहिनी अट्टम जो है सो भारत का लोक नृत्य नहीं है। बात करेंगे अगर मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम जो है यह आपका शास्त्रीय नृत्य का एक फॉर्म है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का फॉर्म है, और जो कि आपका बेसिकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बाकी को के तीन ऑप्शन को देख लेते हैं। तो लावनी की बात करेंगे तो लावनी हो या फिर तमाशा, दोनों काफ़ी फेमस है, आपका लोक नृत्य है। और कहाँ पे, तो ये आपका महाराष्ट्र में, दोनों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्या नाम हो जाएगा, लावनी और तमाशा। रॉफ की बात करेंगे तो रॉफ जो है आपका, यह आपका जम्मू कश्मीर का डांस फॉर्म है। रॉफ जो हो जाएगा यह आपका जम्मू कश्मीर का डांस फॉर्म हो जाएगा। बात करेंगे अगर कालबेलिया की, तो कालबेलिया जो है यह आपका राजस्थान का, ठीक है, यह आपका राजस्थान का डांस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लोक नृत्य फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। कई बार पीछे के भी सेट में यह प्रश्न आया है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाता है। देखिए, यूएसए के राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका बेसबॉल। ठीक है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, बेसबॉल। साथ ही देख लेते हैं अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स की, तो देखिए बेसबॉल में अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करेंगे तो टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल की बात करेंगे तो रग्बी फुटबॉल में कुल जो है सो आपके नंबर ऑफ खिलाड़ी होते हैं 15। ठीक है, 15, और जो कि सर्वाधिक संख्या होती है किसी भी खेल में, इतने न खिलाड़ी किसी भी खेल में नहीं होते। तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। वाटर पोलो की बात करेंगे तो वाटर पोलो में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं, और पोलो में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं, और ये सभी खिलाड़ियों की संख्या एक टीम के लिए है। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बेसबॉल, कुल खिलाड़ियों की संख्या 9। रग्बी फुटबॉल में आपका 15। वाटर पोलो की बात करेंगे तो वाटर पोलो में 7, और पोलो में 4, एक टीम में इतने खिलाड़ी होते हैं। तो प्रश्न से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर है। तो देखिए, कौन सा उपग्रह है जो कि आपका सेवा प्रदाता है, तो वह हो जाएगा आपका इंटेलसैट। ठीक है, इंटेलसैट। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट, पुस्तक का क्या नाम है, द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है। बुक का क्या नाम है, द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एमएस खान। ठीक है, सॉरी एसएम खान। कौन हो जाएंगे, एसएम खान इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो 19th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बुक का क्या नाम है, द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके राइटर कौन हो जाएंगे, तो एसएम खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। देखिए, यह आपका जो है एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो फिर से देख लीजिए इसको कि जब कंप्यूटर का स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह जो आपका एक टर्म दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है। देखिए, क्या होता है कि आपका कोई भी जो प्रोग्राम होता है, चाहे वह आपका कंप्यूटर में हो या फिर मोबाइल में हो या लैपटॉप में, तो वो जो भी होता है वह आपका हार्ड डिस्क में लोड होता है। या फिर अगर मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे तो आपका जो है सो रोम में वह चीज़ क्या होता है,
स्टोर होता है। लेकिन जैसे ही आप उस प्रोग्राम को ऑन करते हैं तो वो क्या होता है कि रोम से आके आपका रैम में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन मेमोरी शब्द इस्तेमाल किया गया यह जो है सो आपका रैम के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो यह जो है सो कोई भी प्रोग्राम आपका रोम से रैम में आ जाता है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि रैम ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम एकदम फ्लुएंटली रन करेगा, ये चीज़ होता है। तो ये आपका तो एक छोटा सा टर्म था जो कि सोचा मैं कि बता देता हूँ आप सबों को। साथ ही देख लीजिए तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो देखिए उस प्रक्रिया को आपको बूटिंग बोला जाता है, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं, पीछे भी बताया था, बूटिंग एक प्रोसेस होता है जो कि आपका कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो उसके बाद उसके सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को जो ऑन करता है, ठीक है। सबको एक तरह समझिए कि अलार्मिंग का काम करता है, सबको जगाना और सबको प्रिपेयर करना किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो प्रोसेस आपका बूटिंग कहलाता है। साथ में अगर फेचिंग की बात करेंगे तो फेचिंग आपका एक तरह का, फेचिंग जो है यह आपका एक तरह का प्रोग्राम होता है जिसमें कि आपका देखेंगे तो कोई भी अगर आप प्रोग्राम आपके फाइल में है तो उसको जब आप ओपन करेंगे तो वह क्या होता है कि आपका एक तरह का फेचिंग प्रोग्राम होता है। प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो प्रोसेसिंग भी आपका एक तरह का वर्क है जिसमें आप किसी भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं या फिर किसी भी वीएलसी हो या फिर किसी भी आप क्रोम ब्राउज़र में वर्क कर रहे हैं तो आप किसी भी फॉर्म को एग्जांपल लेते हैं कि सबमिट करते हैं, तो सबमिट करते हैं और जब तक आपको उधर से कोई कन्फर्मेशन मैसेज नहीं आ जाता है तो उस बीच का जो टाइम होता है उसको प्रोसेसिंग टाइम बोलते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है कि मल्टी प्रोसेसिंग होता है जिसमें जैसे सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग एक टर्म होता है, उसको देख लीजिए मल्टी प्रोसेसिंग क्या है। जैसे आप कभी साइबर कैफ़े वगैरह या फिर आपके पास लैपटॉप होगा तो आपको पता भी होगा कि एक बार आप क्रोम ब्राउज़र हो, यूसी ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे तो एक बार में आप 3 से 4 या जितना आपका इच्छा हो आप उतने टैब को ओपन करके और हर टैब पे अलग अलग वर्क कर सकते हैं। जैसे आप किसी टैब पे जो है सो आप अपना बैकग्राउंड में यूट्यूब चला के उस पर कोई गाना बजा रहे हैं, फिर आप दूसरे टैब पे आप MS वर्ड पे आपका PDF बना रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो गया कि एक तरह में आपका मल्टी प्रोसेसिंग होता है। तो ये था कुछ टर्म। प्रश्न से अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ दोस्तों क्या होता है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 58 कंप्लीट होता है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 59। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 59 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको देखने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको कुछ टर्म दिए गए हैं, उसके फुल फॉर्म को पूछा गया है। तो सबसे पहले नबार्ड को देख लेते हैं। तो नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर, सॉरी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IBRD की बात करेंगे तो IBRD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF की बात करेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और PBC की बात करेंगे तो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए सही कूट कौन सा हो जाएगा, तो सही कूट देख लेते हैं। सही कूट की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही कूट हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म फिर से देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IBRD का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF की बात करेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और PBC की बात करेंगे तो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। साथ ही में एक बार सबका आप इस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लीजिए। नाबार्ड की बात करेंगे तो नाबार्ड का स्थापना जो है सो आपका 1982, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो नाबार्ड का स्थापना आपका 1982 में किया गया था। अगर IBRD की बात करेंगे तो IBRD का स्थापना आपका 1944 में किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे तो 1945 में, और PBC की बात करेंगे तो यह आपका 1948 में इसका स्थापना किया गया था। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड की पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल, ठीक है। पुस्तक का क्या नाम है, कुरुक्षेत्र टू कारगिल, किसने लिखी है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके कुलदीप सिंह, ठीक है। पुस्तक का क्या नाम है, कुरुक्षेत्र टू कारगिल। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कुलदीप सिंह, ठीक है। कुलदीप सिंह इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि सीमा अनितल के नाम किस खेल से जुड़ा है, ठीक है। सीमा अनितल का नाम किस खेल के साथ जुड़ा है, तो इनका नाम जो जुड़ा है चक्का फेंक, ठीक है। चक्का फेंक या डिस्क थ्रो जिसको बोलते हैं, तो उस खेल के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। नाम क्या है इनका, तो सीमा अनितल। किस खेल के साथ इनका नाम जुड़ा है, तो डिस्क थ्रो के साथ इनका नाम जुड़ा है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि तरल प्रणोदक तंत्र केंद्र निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर स्थित है। तो क्या है, तरल प्रणोदक तंत्र केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो यह जो है आपका अवस्थित है महेंद्रगिरी पे। ठीक है, कहाँ पे, महेंद्रगिरी पे। बात करेंगे अगर महेंद्रगिरी की, तो यह जो है सो आपका कन्याकुमारी के पास, ठीक है, कन्याकुमारी के पास स्थित है। ठीक है, कन्याकुमारी के पास स्थित है। और कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, राज्य में सबको पता ही होगा। बात करेंगे अगर चांदीपुर की, तो चांदीपुर आपका उड़ीसा में पड़ता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में भी कई बार चर्चा हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो 1985 में। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और किसके लिए दिए जाते हैं, तो खेल के मैदान में उत्कृष्ट शिक्षकों को। ठीक है, किसी भी खेल के मैदान में उत्कृष्ट शिक्षकों को, या कह सकते हैं तो किसी भी कोच को जो है सो यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि किसी भी खेल के कोच होते हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह आपका कल ही का दिन था। कब, तो 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों, तो यह इसी दिन जो है सो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है। ठीक है, क्या नाम है, तो कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो देखिए अगर बात करेंगे आपका ईरान की, तो ईरान ऐसा देश है जो ऑप्शन से, जो कि आपका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो कौन कौन से सदस्य ऑप्शन में देख लीजिए, तो रसिया आपका हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, और फ्रांस, जो कि आपके न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सदस्य हैं। तो प्रश्न से अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो देखिए कुछ कप हैं जिनके बारे में आपको बताना है फुटबॉल से संबंधित नहीं। तो पहला डूरंड कप की बात करेंगे तो यह आपका फुटबॉल से संबंधित है। डीसीएम कप की बात करेंगे, यह भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। लेकिन अगर बात करेंगे दिलीप ट्रॉफी की, तो यह जो है सो आपका फुटबॉल से संबंधित नहीं है, यह आपका क्रिकेट से संबंधित कप है। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी की बात करेंगे तो यह आपका क्रिकेट से संबंधित कप है। तो प्रश्न से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। ठीक है, कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। तो देखिए सबसे ऊंची इमारत की बात हो रही है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा जो है विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। और बात करेंगे बुर्ज खलीफा की, तो यह जो है सो आपका कहाँ पे हो जाएगा, यह आपका यूएई के दुबई में। ठीक है, यूएई के दुबई में, दुबई में जो है सो आपका बुर्ज खलीफा है। दुबई कहाँ पे है, तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात देश में। तो बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। साथ ही बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करेंगे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपका कहाँ पे हो जाएगा, यह आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अगर एफिल टावर की बात करेंगे तो एफिल टावर जो है यह आपका हो जाएगा पेरिस में। ठीक है, एफिल टावर की बात करेंगे तो एफिल टावर कहाँ पे हो जाएगा, यह आपका पेरिस में हो जाएगा एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ पे हो जाएगा, यह आपका पेरिस में हो जाएगा। बात करेंगे कुतुब मीनार, तो सबों को पता है यह आपका दिल्ली में होगा। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ पे होगा, तो यह आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 2011 की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित शहरों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है 2011 की जनसंख्या के आधार पर, मतलब कि जिस शहर की जनसंख्या ज़्यादा उसको पहले लिखना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो अभी जो है सो आपका मुंबई का है, तो 1 नंबर पे मुंबई हो जाएगा, दूसरे नंबर पे दिल्ली होगा। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा कोलकाता, और चौथे नंबर पे चेन्नई हो जाएगा। यहाँ पे मतलब ऑप्शन से देखेंगे तब, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न से ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेंगे तो टॉप 3 सिटी देख लीजिए, जैसे मुंबई फर्स्ट पे, सेकंड पे दिल्ली, थर्ड पे कोलकाता।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। ठीक है, तो शाश्वत नगर की बात करेंगे तो शाश्वत नगर जो है यह आपको कहा जाता है रोम को। ठीक है, रोम को जो है सो आपका शाश्वत नगर बोला जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि अश्वनी बोपन्ना का संबंध किस खेल से है। ठीक है, क्या नाम है, अश्वनी बोपन्ना। तो अश्वनी बोपन्ना का जो संबंध है यह आपका बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है, अश्वनी बोपन्ना का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। अश्वनी बोपन्ना का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि लैगहॉर्न का मूल स्थान क्या है। ठीक है, लैगहॉर्न का मूल स्थान क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए लैगहॉर्न है क्या। तो लैगहॉर्न के बारे में देखेंगे तो यह आपका एक प्रकार का चिकन का प्रजाति है। ठीक है, यह एक चिकन की प्रजाति है जो कि आपका इटली में पाया जाता है। ठीक है, इटली में जो है सो इसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है और क्या है, एक प्रकार की चिकन की प्रजाति है। क्या नाम है, लैगहॉर्न। ठीक है, क्या नाम है, लैगहॉर्न। और यह एक प्रकार की चिकन प्रजाति है जिसकी ब्रीडिंग जो है सो आपका इटली में कराया जाता है। इटली में इसकी ब्रीडिंग कराई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय कोकिला किसे कहते हैं। तो देखिए भारतीय कोकिला कहते हैं सरोजनी नायडू जी को। ठीक है, सरोजनी नायडू जी को किस नाम से जानते हैं, उपनाम से। तो भारतीय कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं या भारत कोकिला। और सरोजनी नायडू की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू आपकी भारत के किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल थी जो कि आपका उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है। तो देखिए वह कौन सा मंदिर हो जाएगा। तो वह मंदिर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ठीक है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। क्या है प्रश्न की वर्ष 1100 में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा हो जाएगा, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि दुर्गा पूजा डैश का प्रमुख त्यौहार है। तो देखिए अगर दुर्गा पूजा की बात करेंगे तो सबों को पता है दुर्गा पूजा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा धूमधाम से पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में आपका मनाया जाता है। तो दुर्गा पूजा सो मुख्य त्यौहार आपका कहाँ का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। काफ़ी आसान है याद रखना। तो राइडर कप जो है यह आपका गोल्फ से संबंधित है। देखिए गोल्फ जो खेल होता है उसमें अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, एक छोटा व्हीकल होता है जिसपे कि प्लेयर बैठते हैं और फिर राइड करके आगे जाते हैं, बॉल जहाँ मारते हैं फिर वहाँ जाते हैं फिर राइड करते हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इस टर्म को रिलेट कर लीजिए कि राइडर कप किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित एक कप है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है। तो देखिए अगर भारत के पहले उपग्रह के नाम की बात करेंगे तो भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और यह आपका NTPC 2016 का पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए मेकिंग इंडिया ऑसम जो बुक है उसके राइटर हो जाएंगे आपके चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत उस बुक के राइटर हो जाएंगे। बुक का क्या नाम है, मेकिंग इंडिया ऑसम, और इस बुक के राइटर हो जाएंगे चेतन भगत। देखिए चेतन भगत हो गए हैं, कैलाश सत्यार्थी हो गया, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, ये सब जो भी लेखक हैं तो इनके कुछ आपके महत्वपूर्ण बुक्स हैं उन सबों को आप लोग जरूर देखिएगा। साथ में VS नाइपॉल हो गए, अरविंद अडिगा हैं, तो इन लोग के कुछ इन सभी राइटर के बुक हैं जो कि आपका ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन सभी को आप लोग जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉइड INC के संस्थापक नहीं है। तो कुछ ऑप्शन है इसमें से बताना है कि एंड्रॉइड इनके संस्थापक कौन नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर निक सीयर्स की बात करेंगे तो निक सीयर्स आपके एंड्रॉइड के संस्थापक हैं। एंडी रूबिन की बात करेंगे तो एंडी रूबिन भी आपके एंड्रॉइड के संस्थापक हैं। मार्क शटलवर्थ की बात करेंगे तो देखिए मार्क शटलवर्थ जो है यह आपका एंड्रॉइड के संस्थापक नहीं होंगे। फिर रिच माइनर है, यह आपके एंड्रॉइड के संस्थापक हो जाएंगे। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मार्क शटलवर्थ एंड्रॉइड इंक के संस्थापक नहीं है। कौन कौन हो जाएंगे, तो निक सीयर्स हो जाएंगे, एंडी रूबिन हो जाएंगे और रिच माइनर एंड्रॉइड इंक के संस्थापक हो जाएंगे, फाउंडर हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 60 हम लोग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 60 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपको सुमेल करना है। दो सूचियां दी गई हैं और मिलाना है। तो देखिए धूम्रनगर की बात करेंगे तो धूम्रनगर जो है यह आपका शिकागो का क्षेत्र है। मेसाबी रेंज की बात करेंगे तो यह आपका लौह अयस्क के लिए काफ़ी जाना माना जगह है। येलोस्टोन पार्क की बात करेंगे तो येलोस्टोन नेशनल पार्क यह आपका यूएसए का क्षेत्र है। ट्रॉपिकल आइसलैंड की बात करेंगे तो यह आपका जर्मनी का है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए कालचक्र उत्सव जो है यह आपका संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, कालचक्र उत्सव जो है यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित एक उत्सव है। तो प्रश्न से राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि भारतीय सेना ने किसके ऊपर भारतीय नियंत्रण को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत किया था। तो देखिए ऑपरेशन मेघदूत की बात होगी तो ऑपरेशन मेघदूत जो है यह आपका सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण के लिए चलाया गया एक अभियान है। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत क्या है तो सियाचिन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन था। किस पर तो सियाचिन ग्लेशियर पर। क्या नाम है तो ऑपरेशन मेघदूत। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही ऑप्शन देख लेते हैं सरक्री के बारे में देखेंगे तो सरक्री क्या हो जाएगा, यह आपका भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगी। ठीक है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगी जो कि आपके गुजरात में पड़ती है। अक्साई चीन की बात करेंगे तो अक्साई चीन वह वाला क्षेत्र है जो कि आपका कह सकते हैं तो लद्दाख के बगल का क्षेत्र है। और 1962 में भारत चाइना के युद्ध के समय जो भारत से जो छीना गया था जो पार्ट चाइना के द्वारा, उस क्षेत्र को अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। साथ ही द्रास सेक्टर की बात करेंगे तो द्रास सेक्टर जो है सो आपका लद्दाख का ही पार्ट है जो कि आपका कारगिल के पास पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है निम्नलिखित का सुमेल बैठाना है। तो देखिए एक तरफ आपके अवार्ड हैं और संबंधित क्षेत्र हैं। तो अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो यह आपका खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की बात करेंगे तो सिनेमा संसार के व्यक्तियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है। तो प्रश्न से देखिए तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 वाला। तो प्रश्न से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। बाकी एक बार देख लीजिए अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार जो है सो आपका 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार की बात करेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार आपका 1929 में इसकी स्थापना हुई। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो 1985 में। और पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे तो 1917 से यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और पुलित्जर पुरस्कार कई बार पूछा भी गया है कि किस क्षेत्र के लिए, तो पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। और कहाँ दिया जाता है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं पद्मा सुब्रमण्यम। तो देखिए पद्मा सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो यह आपके भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम जो है यह आपकी भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन था। तो देखिए G8 जो आपका ग्रुप ऑफ 8 है इसमें सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बाद में आने वाला देश हो जाएगा रूस। ठीक है, सबसे बाद में आने वाला देश हो जाएगा रूस। तो देख लीजिए बाकी फ्रांस है, इटली है, जापान, तीनों G8 के सदस्य हैं। एक बार अगर G8 समूह के सदस्य को देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं। जैसे G8 सदस्य की बात करेंगे तो सबसे पहले जो देख लीजिए आपका फ्रांस हो जाएगा G8 का सदस्य। फिर बात करेंगे तो जर्मनी आपका G8 का सदस्य हो जाएगा। जर्मनी के बाद आपका बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम जो है सो इसका सदस्य हो जाएगा। फिर आपका जापान इसका सदस्य हो जाएगा। फिर आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सदस्य हो जाएगा। फिर कनाडा होगा इसका सदस्य, कनाडा इसका सदस्य होगा। फिर देखेंगे तो आपका इटली, ठीक है, इटली इसके सदस्य हैं। और रसिया इसके सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएगा, रसिया भी इसके सदस्य हो जाएंगे। तो G8 के कुल सदस्यों की संख्या 8 है। कौन कौन सा एक बार फिर से देख लीजिए तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर आपका कनाडा
और रसिया जो कि सबसे लास्ट में आया था। अगर G8 के बारे में देखेंगे तो विश्व की सभी बड़ी देश हैं जो कि आपकी अर्थव्यवस्था के भी हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े देश हैं और उन सबों का जो है सो यह एक समूह है। तो कौन सा देश है जो सबसे बाद में जुड़ा है G8 के साथ, तो वह देश हो जाएगा आपका रूस। तो प्रश्न से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है। तो देखिए माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज जो है यह आत्मकथा है ममता बनर्जी की। ठीक है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज जो है यह आत्मकथा है ममता बनर्जी की। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम हो जाएगा, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा हो जाएगी, तो ममता बनर्जी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। तो देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन आपका स्थित हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैदराबाद में। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि सागा दावा किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है। तो देखिए सागा दावा की बात करेंगे तो सागा दावा जो है यह आपका बौद्ध धर्म का, ठीक है, सागा दावा की बात करेंगे तो यह आपका बौद्ध धर्म का एक काफ़ी पॉपुलर जो है सो त्यौहार है। ठीक है, सागा दावा किस धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, तो बौद्ध धर्म का। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत सदस्य नहीं है। तो देख लेते हैं, अगर सार्क की बात करेंगे तो सार्क का सदस्य भारत है, यूनाइटेड नेशन का भी सदस्य भारत है। और देख लेते हैं अगर बात करेंगे फिर आपका G20 की, तो G20 का सदस्य भी आपका भारत है। G7 की बात करेंगे तो G7 का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, भारत जो है सो G7 समूह का सदस्य नहीं है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी G7। अगर G7 के सदस्यों को देखेंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, जापान होगा, USA होगा, कनाडा होगा। तो यही कुल 7 देश हैं जो कि आपके G7 के सदस्य हैं। देखिए G7 और G8 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो सभी देश G7 में थे और रसिया के आ जाने के बाद उन सबों का एक अलग ग्रुप बन गया, जिसमें रसिया है वो आपका G8 है और फिर रसिया जिसमें से हट जाता है वो आपका G7 सदस्य है। तो भारत जो है सो G7 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वप्निल मीनारों वाला शहर, ठीक है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो किस नगर को किस नगर को बोलते हैं, तो यह बोलते हैं आपको ऑक्सफोर्ड को। ठीक है, ऑक्सफोर्ड को बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो स्वप्निल मीनारों वाला शहर के नाम से। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला है आपका BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। तो देखिए BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है, यह आपका हैदराबाद में है, तो यह आपका सही है। दूसरा देखते हैं राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, तो यह आपका इलाहाबाद में है, यह भी आपका सही है। तीसरा है नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता, तो यह भी आपका सही है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त तीनों जो है ऊपर में दिए गए हैं, तीनों सुमेल सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश हो जाएगी M फातिमा बीबी। ठीक है, M फातिमा बीबी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश हो जाएगी M फातिमा बीबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ जा है। तो देखिए असील मुर्गे का जो मूल स्थान हो जाएगा, यह मूल स्थान है आपका तमिलनाडु। ठीक है, असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ हो जाएगा, तो तमिलनाडु। तो 14 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि किसने कहा था कि तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। ठीक है, किसने कहा था कि तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। तो यह कथन जो है यह आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया यह कथन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि किस शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। तो देखिए कप्तान रूप सिंह स्टेडियम की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे हो जाएगा, ग्वालियर में। और कप्तान रूप सिंह की बात करेंगे तो पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। ठीक है, पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। और कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे हो जाएगा, तो यह आपका ग्वालियर में है, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है। तो देखिए इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ठीक है, कौन सा उपग्रह हो जाएगा, तो आर्यभट्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। साथ ही अगर इसरो के टर्म में देखना चाहते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई, 1969 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं के. सिवन। ठीक है, कौन हो जाएगा वर्तमान में अध्यक्ष, तो के. सिवन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। देखिए इस तरह के जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आप लोग पूरा डिटेल ले लीजिएगा, जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, DRDO है, तो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, तो सभी के बारे में आप लोग डिटेल से देख लीजिएगा। साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जैसे जो भी आपका G7 कंट्रीज़ है या फिर सार्क समूह है, तो इन सब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान वगैरह है, तो इन सबों का कुछ ज़्यादा करना नहीं है, मेंबर कंट्रीज़ को देखना है, साथ में इनके हेडक्वार्टर को देखना है और इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर को देखना है। तो इन सभी चीज़ को देखिएगा, आपको जो है सो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए यह जो पुस्तक है इसके लेखक आपके हो जाएंगे भारतीय एस प्रधान। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो भारतीय एस प्रधान इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। पुस्तक का क्या नाम है, तो एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी। ठीक है, बुक का क्या नाम है, जो कि आपके मशहूर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी पे आधारित है। लेखक कौन हो जाएंगे, तो भारतीय एस प्रधान इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि DPT वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। तो देखिए DPT वैक्सीन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिप्थीरिया पेटुसस टेटनस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पेटुसस टेटनस। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, पोर्टिसस। तो डिप्थीरिया पोर्टिसस टेटनस इस का DPT का फुल फॉर्म होता है और प्रश्न में सिर्फ पी के बारे में पूछा गया तो पोर्टिसस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन से, तो 19 के लिए बी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है। देखिए एसोचैम जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, एसोचैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एसोचैम का फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। कई बार इसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 60 कंप्लीट होता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे 61। साथ ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लाइक किया है तो ऊपर जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको ज़रूर दबाइएगा। साथ ही रेड वाला जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और अपने इस शिक्षा विधायी उसको परिवार को बढ़ाने में आप सभी अपना अहम योगदान दे सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 61। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि युवाओं को HIV एड्स से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ट्रेन का नाम क्या है। तो देखिए युवाओं को HIV और एड्स से बचाने के लिए जो केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाया है उसका नाम क्या है, तो रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, रेड रिबन एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम है, रेड रिबन एक्सप्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। तो आइए देख लेते हैं ओपेक का देश कौन सा जो है सो सदस्य नहीं है। तो अगर चाइना की बात करेंगे तो चाइना जो है सो जाहिर सी बात है ओपेक का सदस्य नहीं हो सकता है। ओपेक के अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, ओपेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की बात हो रही है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसके सदस्य हो जाएंगे, देख लीजिए ऑप्शन से, अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, UAE, मतलब जो जो देश आपका पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करता है वो सभी जो है सो इसके सदस्य हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 गीत गोविंद के रचयिता कौन है। काफ़ी फेमस बुक है, कई बार पूछा भी गया है। तो गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे आपके जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे जयदेव। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। ठीक है, क्या टर्म आया है इसके लिए, तो घात करो और छिप जाओ। तो कौन सा विषाणु जो है सो जाना जाता है इसके लिए, तो यह विषाणु का नाम हो जाएगा RSV।
ठीक है, RSV विषाणु इसके लिए जाना जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि पार्थिव पटेल किस खेल से संबंधित है। तो देखिए अगर पार्थिव पटेल की बात करेंगे तो पार्थिव पटेल जो है यह आपके संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं पार्थिव पटेल। तो किस खेल से संबंधित हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों जीतने वाले हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार के साथ साथ ऑस्कर पुरस्कार दोनों ही आपका सर्वश्रेष्ठतम पुरस्कारों में से जाना जाता है। तो दोनों पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन हैं, तो आपके जॉर्ज बर्नार्ड शा हो जाएंगे इसका आंसर। साथ में बॉब डिलन भी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दो। ठीक है, ए और बी दोनों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शा की बात करेंगे तो यह जो है सो आपके फेमस एक तरह से कह सकते हैं तो आपके पोएट थे, आपके राइटर थे, लिटरेचर साहित्य कविता, साथ में राजनीतिज्ञ भी थे, कार्टून भी इन्होंने लिखा है। तो काफ़ी आपके फेमस पर्सन थे। आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था लेकिन ब्रिटिश नागरिक एक तरह से कह सकते थे। बॉब डिलन की बात करेंगे तो अमेरिकन सिंगर रह चुके हैं। ठीक है, और इन दोनों को जो है सो नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। देखिए मृगनयनी का जो महल है यह आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, मृगनयनी का महल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 नरेगा की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए नरेगा की जो शुरुआत हुई थी यह आपका हुआ था 2005 में। ठीक है, नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 में। नरेगा की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2005 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत एवं इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत इजराइल का कौन सा उपग्रह भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। तो देखिए इजराइल का कौन सा उपग्रह भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है, तो उस उपग्रह का नाम है टोवैक्सी। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा उस उपग्रह का, तो उस उपग्रह का नाम है टोवैक्सी। और क्या है यह, तो भारत एवं इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत इजराइल का यह उपग्रह है जो कि भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि ताँत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ताँत की जो साड़ी होती है यह आपका मूलतः वेस्ट बंगाल का एक लोकल आर्ट है और एक साड़ी जो कि आपका एक तरह का कॉटन का ही होता है और उसको वहाँ का लोकल फॉर्म में ताँत बोलते हैं। तो ताँत की साड़ी जो है मूलतः आपकी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो किस नंबर का देश है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा। ठीक है, दूसरा जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत जो है सो दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। देखिए भारत से बड़े क्षेत्रफल में कौन कौन से देश हो जाएंगे, तो एक नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आपका रसिया हो जाएगा, सेकंड पे आपका कनाडा हो जाएगा, थर्ड नंबर पे यूएसए होगा, फोर्थ नंबर पे चाइना होगा, फिफ्थ पे ब्राज़ील होगा, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया होगा और सेवन्थ पे इंडिया होगा। ठीक है, तो ये आपके भारत से ऊपर के कुछ देश थे जो कि मैंने बताया। एक और टर्म देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे आपका थर्ड और फोर्थ जो है आपका यूएसए और चाइना, इसके बीच में हमेशा क्या रहता है कि आपका विवाद चलते रहता है कि यूएसए बड़ा है एरिया से या चाइना बड़ा है। तो देखिए अगर चाइना का जो भी आपका एक्सटर्नल टेरिटरी है, जैसे तालिबान के बारे में भी चाइना बोलता है कि हमारा है, हांगकांग को लेके भी विवाद रहता है, इधर आपका तिब्बत का जो क्षेत्र है यहाँ पे भी विवाद है। चाइना के देखेंगे तो जितने भी बॉर्डर हैं तो हर जगह पे आपका उसका विवाद है। तो अगर विवादित क्षेत्र को छोड़ेंगे, जैसे आपका भारत के साथ भी स्काई चीन वाला क्षेत्र है, तो अगर उन सबों को ले लेंगे तो चाइना जो है सो आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। लेकिन जो अभी एक्चुअल जहाँ पे जो चाइना है होना चाहिए था जहाँ पे, तो उसको देखेंगे तो चाइना जो है सो आपका यूएसए से छोटा हो जाता है। तो हम लोग जो है सो थर्ड नंबर पे यूएसए को ही रखते हैं, फोर्थ पे आपको चाइना को रखते हैं। तो इस तरह से जो है सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत जो है सो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12
सुमेल करना है। एक तरफ शहर के नाम है, दूसरी तरफ संस्था के नाम है। तो आइए हम लोग इनका सुमेल देख लेते हैं। पहला देख लेंगे तो पहला जो है आपका आर्कोनम। तो अगर आर्कोनम की बात करेंगे तो नौसेना हवाई अड्डा का संस्था यहाँ पे है। दूसरा अगर बात करेंगे प्रयागराज की, तो प्रयागराज में आपका हो जाएगा सेंट्रल एयर कमान का मुख्यालय हो जाएगा। कंपाटी की बात करेंगे तो कंपाटी में आपका हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ। और महू की बात करेंगे तो महू में आपका हो जाएगा कॉलेज ऑफ कॉम्बैट। ठीक है, कॉलेज ऑफ कॉम्बैट हो जाएगा। तो प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 12th के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर थे। तो देखिए सबसे कम कार्यकाल वाले गवर्नर हो जाएंगे अमिताभ घोष। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम कार्यकाल वाले गवर्नर हो जाएंगे अमिताभ घोष। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और साथ ही देखेंगे तो इसका जो सिंबल है या लोगो है उस पर जो है सो आपका रॉयल बंगाल टाइगर के साथ तार के पेड़ का चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ है। तो देखिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो है यह आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, कौन सा स्टेडियम? तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पे हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। आपका पहला कथन है कि एशिया दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। तो यही जो है सो आपका गलत है और प्रश्न से राइट आंसर भी हो जाएगा। तो 15th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण एशिया में जो भी देश हैं तो उसमें एक तरह की राजनीतिक प्रणाली नहीं है। सब देश में अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रणालियाँ चलती हैं। साथ में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो यह आपका ऑप्शन सही है। साथ में साफ्टा पर इस हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुआ था। तो यह भी सही है। आपका डी है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह भी जो है सो आपका सही है। साथ में एक टर्म यहाँ पे आपका है साफ्टा। तो देखिए साफ्टा जो है आपका एक सार्क का ही समझ सकते हैं। तो एक विंग है जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपके सार्क के जो भी समूह के सदस्य हैं सभी इसके भी साफ्टा के भी सदस्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि तंत्रिका योगीन पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो देखिए तंत्रिका योगीन पंथ का मूल स्थान कहाँ पे माना जाता है? तो इसका मूल स्थान माना जाता है ओडिशा में। ठीक है, तंत्रिका योगीन पंथ का मूल स्थान कहाँ पे माना जाता है? तो यह माना जाता है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया है। तो देखिए यह आपका जो है सो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है प्रश्न कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया है? तो इसको 1989 में। ठीक है, 1989 में इसको ध्वस्त किया गया था। बर्लिन की दीवार को तोड़ा गया था कब? तो 1989 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि बागुई शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में है? तो देखिए बागुई सिटी जिसको पाइन्स सिटी भी बोलते हैं यह किस देश में शहर है? तो यह फिलीपीन में। ठीक है, फिलीपीन में यह जो है सो आपका शहर है। ठीक है, कहाँ पे? तो फिलीपींस में यह शहर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस कई बार पूछा गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है यह कब मनाया जाता है, किस तिथि को? तो यह जो है सो आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। साथ में अगर 28 फरवरी की बात करेंगे तो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाते हैं हम लोग इस दिन को। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 की आत्मकथा लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पवार के लेखक कौन है? ठीक है, बुक का क्या नाम है? तो आत्मकथा लेखन है यह। ठीक है, कैसा बुक है? तो यह आपका आत्मकथा लेखन है। और किसके द्वारा लिखा गया है? बुक का क्या नाम है? तो ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पवार। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके शरद पवार। ठीक है, और शरद पवार के द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 61 भी कंप्लीट होता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 62 है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रियो यूटिलिक्स
ठीक है, न्यूट्रियोयूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं, तो न्यूट्रियोयूटिकल्स उत्पाद वह हैं जिनमें आपके क्या होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न्यूट्रियोयूटिकल्स उत्पाद वह होते हैं जिसमें आपके पोषक और औषधि, ठीक है, पोषक और औषधि दोनों तरह के प्रभाव सम्मिलित होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रियोयूटिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि भारत ने हाल ही में चंद्र संगठ अन्वेषी चंद्रमा पर उतारा है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने इसी तरह का अन्वेषी चंद्रमा पर पहले उतारा था। तो जापान हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। ठीक है, जापान ने भारत का ने जैसा चंद्र संगठन अन्वेषी उतारा, इसी तरह का जो है सो आपका जापान के द्वारा भी प्रयास किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अशोक के शिलालेख लेख में प्रयुक्त भाषा है, तो देखिए अशोक के शिलालेख में जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है वह है आपकी पाली भाषा। ठीक है, अशोक के शिलालेख में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उस भाषा को क्या बोलते हैं, पाली भाषा। और अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले किसको जो है सो किसने सबसे पहले इसके शिलालेख को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसेम्स ने। ठीक है, जेम्स प्रिसेम्प ने सबसे पहले इसके शिलालेख को पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि किस भारतीय खिलाड़ी को गूगा के नाम से जाना जाता है, तो देखिए गूगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो गूगा के नाम से आपका गीत सेठी को। ठीक है, गीत सेठी को जो है सो आपका गूगा के नाम से जानते हैं, तो गीत सेठी के बारे में देख लीजिए। गीत सेठी जो है सो आपके बिलियर्ड्स के प्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, बिलियर्ड्स के प्लेयर हो जाएंगे। साइना नेहवाल के बारे में सबको पता है, यह जो है सो आपके क्या बैडमिंटन प्लेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि कर्म भूमि समाधि स्थल है, तो देखिए अगर कर्म भूमि की बात करेंगे तो कर्म भूमि जो समाधि स्थल है यह आपके शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा की आपकी समाधि स्थल को कर्म भूमि के नाम से जानते हैं। साथ ही अगर अंबेडकर जी की समाधि स्थल की बात करेंगे तो उसको चैत्रा भूमि, ठीक है, चैत्रा भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चैत्रा भूमि के नाम से किसको जानते हैं, तो अंबेडकर जी की समाधि स्थल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स कि निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन सा है जो बधिर है, बधिर का क्या मतलब बहरा है, तो वह कौन सा संगीतकार है जो कि बधिर है, तो कौन हो जाएगा, विथोवन। ठीक है, विथोवन एलवी। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, तो विथोवन एलवी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कि इनमें से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्यों से मेल नहीं खा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं आल्हा। तो देखिए आल्हा जो है आपका महाराष्ट्र का लोकगीत नहीं है। आल्हा के बारे में अगर देखेंगे तो आल्हा बेसिकली जो है आपका यूपी का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो है सो आपका इसको गाया जाता है, और यह जो है सो एक प्रकार का अवधी भाषा का लोकगीत है। तो आल्हा जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, सेवेंथ के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आल्हा कहाँ पे गाया जाता है, तो यह बुंदेलखंड वाला जो एरिया है यूपी का वहाँ पे जो है सो इसका लोक नृत्य लोकगीत को गाया जाता है, और बेसिकली यह जो है सो आपका अवधी भाषा का है। साथ ही में अगर बाउल की बात करेंगे तो बाउल आपका पश्चिम बंगाल का लोकगीत हो जाएगा। पनिहारी की बात करेंगे तो राजस्थान का लोकगीत हो जाएगा, और सोहर की बात करेंगे तो सोहर बिहार का और काफ़ी जो है सो फेमस आपका लोकगीत है सोहर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेटा प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था, तो देखिए क्वेटा प्रोटोकॉल पीछे भी आया था। क्वेटा प्रोटोकॉल जो है यह आपका कब आयोजित हुआ था, तो 1997 में इसको आयोजित किया गया था। तो प्रश्न से राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है यह आपका जो है सो पंजाब के पटियाला में है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, तो पंजाब के पटियाला में। तो प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो पहला देखिए कलिंग पुरस्कार की बात करेंगे तो विज्ञान की लोकप्रियता के लिए यह आपका सही है। दूसरा देखेंगे तो डेविड कोहेन पुरस्कार, तो देखिए डेविड कोहेन पुरस्कार की बात करेंगे तो डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के लिए यह भी आपका सही है। बेरलॉग पुरस्कार की बात करेंगे तो कृषि के क्षेत्र में यह भी सही है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, सबों को पता होगा पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, और 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, और यूएसए के द्वारा यह पुरस्कार आपका दिया जाता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई थी, यूएसए के द्वारा दिया जाता है, और पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। तो 10th नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। बाकी देख लीजिए, बेरलॉग पुरस्कार कृषि के लिए दिया जाता है, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य में, और कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो सचिन तेंदुलकर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो यह जो है सो आपका 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, और भारत का समझिए तो सबसे सर्वोच्च जो है सो खेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है सो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को माना जाता है, और पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि मंडी कहाँ का मंडी कहाँ का नृत्य है। तो देखिए, मंडी की बात करेंगे तो मंडी जो है यह आपका गोवा का, ठीक है, मंडी जो है सो आपका गोवा का नृत्य है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कौन सा सुमेल असत्य है। तो देखिए, एक तरफ गुप्तचर संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ संबंधित देश हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो यह आपका इंग्लैंड की गुप्तचर संस्था है, तो यह आपका सही है। दूसरा है आपका नाइचो, तो नाइचो के बारे में देखेंगे तो नाइचो आपकी जापान की गुप्तचर संस्था है, यह भी आपका सही है। सी ऑप्शन है आपका मुखबरात। तो देखिए, मुखबरात के बारे में देखेंगे तो यह आपकी कुवैत की गुप्तचर संस्था नहीं है। ठीक है, मुखबरात को देखेंगे तो मुखबरात जो हो जाएगा यह आपकी मिस्र की गुप्तचर संस्था है। ठीक है, यह आपका मिस्र की गुप्तचर संस्था हो जाएगी मुखबरात। साथ ही अगर मोसाद को देखेंगे तो यह भी काफ़ी फेमस है, आपका इजराइल की गुप्तचर संस्था को मोसाद बोलते हैं, और मुखबरात जो हो जाएगी यह आपकी मिस्र की गुप्तचर संस्था है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी थी। तो देखिए, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को मूल रूप से किस में लिखा था, तो गुजराती भाषा में। ठीक है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को मूल रूप से जो है गुजराती भाषा में लिखा था। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्ति के अंतर्गत आता है। तो कौन सा ज्वालामुखी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पीछे भी मैंने बताया था कि कहाँ पे है, तो जापान के अधिकार क्षेत्र में आता है, और जापान की बात करेंगे तो वो पूरा एरिया जो है सो आपका पैसिफिक ओशियन का ही क्षेत्र है। तो फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है आपका प्रशांत महासागर क्षेत्र में आता है। साथ ही अगर सुरस्ते की बात करेंगे तो सुरस्ते ज्वालामुखी जो है यह आपका आइसलैंड में, ठीक है, यह आइसलैंड के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। और सेंट हेलेना के बारे में मैंने पीछे भी बताया था, यहाँ भी सेंट हेलेना, यहाँ भी दोनों। तो देखिए, सेंट हेलेना के बारे में पीछे भी बताया था, यह आपका यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में आता है। और जगह की बात करेंगे तो यह आपका दक्षिण, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में इसका जो है सो आपका जगह है। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना आपका स्थित है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर में आपका फ्यूजियामा ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया। तो देखिए, एलओसी जो है यह आपका कब से लागू हुआ था, तो यह आपका 1972 से, सन 1972 में एलओसी जो है सो आपका लागू किया गया था। और देखेंगे एलओसी के बारे में, तो एलओसी का पूर्ण रूप होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल यह जो है सो एक तरह समझिए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा का निर्धारण है, जो कि फिलहाल जो है सो इसको एलओसी का नाम दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका एक और टर्म यहाँ से देख लीजिए, एलएसी, जो कि भारत और अक्साई चीन का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसका यूज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको बोलते हैं एलएसी को, और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि मुस्कुराते बुद्ध, ठीक है, मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड नाम था। तो देखिए, मुस्कुराते बुद्ध जो है यह आपका भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण में कोड था। ठीक है, तो मुस्कुराते बुद्ध किसका कोड था, तो भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण का। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि हरियाणा का राज्य पशु है। तो देखिए, अगर हरियाणा के राज्य पशु की बात करेंगे तो हरियाणा का जो राज्य पशु हो जाएगा वह हो जाएगा काला हिरन। ठीक है, हरियाणा का राज्य पशु हो जाएगा काला हिरन। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, प्रश्न से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन देख लीजिए। कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं एमएमयू का विस्तार क्या है। तो देखिए एमएमयू जो है इसका विस्तार हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, इसका विस्तार क्या हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, इसका विस्तार हो जाएगा एमएमयू का। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका, ठीक है, सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। तो यह जो है सो यह आपका स्थित है वेटिकन में। ठीक है, वेटिकन शहर में। ठीक है, वेटिकन सिटी जो है वहीं पे आपका स्थित है। क्या नाम है, सेंट पीटर्स बेसिलिका। ठीक है, सेंट पीटर्स बेसिलिका, और काफ़ी फेमस चर्च है यह जो। देखिए वेटिकन सिटी की बात करेंगे तो यह आपका बेसिकली इटली में ही पड़ता है। ठीक है, इटली के बीचों बीच आपका यह देश है। तो वेटिकन सिटी विश्व की सबसे छोटी देश भी मानी जाती है। और इसकी अगर रक्षा की बात करेंगे तो रक्षा तंत्र सारा इटली का ही जो डिफेंस है वही आपका वेटिकन सिटी की भी रक्षा करती है। तो आपका देखेंगे तो यह आपका सेंट पीटर्स बेसिलिका कहाँ पे है, तो वेटिकन सिटी में। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है सो आपका आज का भी वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 58 से प्रैक्टिस सेट नंबर 62 तक के सभी क्वेश्चंस को कवर किया। तो आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन आप सबों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।